हाँ तो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। ठीक बना आप लोग। आशा करते कि बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई, एक लाइन ध्यान से सुनिएगा उन पड़ोसियों के लिए जो आपको क्या करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं या फिर पढ़ने में कोई लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको एक ही लाइन बताना है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो मेरे प्यारे भाई, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके YouTube चैनल आपके साथ टारगेट एकेडमी के साथ जो जुड़े हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, फायदा क्या आपके लाइफ में होने की गुंजाइश रखते हैं, वो चीज़ आपको लेके आया है बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आप देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। फिजिक्स का कौन सी चैप्टर? तो मेरे प्यारे भाई दूसरा चैप्टर, और हम पहला चैप्टर का करा चुके हैं। आप नहीं देखे वीडियो तो पीछे जाकर के पहले उन वीडियो को देख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव, 50 जो MVVI ऑब्जेक्टिव है, ऑल 50 VVI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन को लास्ट तक एंजॉय करिएगा, मजा आने वाली है। आज की क्लास में सारे 50 मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांट के लाया गया है, जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं हम आगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? भाई मेरे ऐसा प्रश्न आप लोग लॉन्ग टाइप प्रश्न भी पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे, तो प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं। आप एक बार नजर मार लीजिए, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका क्या है? रेनबो है, इंद्रधनुष है, जो प्रायः अक्सर बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। कब? तो आप देखते होंगे कि जब वर्षा बंद हो जाती है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी की बूंद गिरने लगती है, तो उस टाइम में जब सूर्योदय, सूर्य के साथ साथ वो पानी के छोटे छोटे बूंदों के साथ जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, उन्हीं के कारण क्या होता है मेरे भाई? तो इंद्रधनुष बनता है या इंद्रधनुष का रंग रंगीन दिखने लगता है। तो इसमें क्या है? जल, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा ऑप्शन है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण। तीसरा ऑप्शन है सी, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे आपको पहले ही बताया, बरसात के मौसम में क्या होता है, जब बारिश होती है और बारिश धीरे धीरे थम जाती है, उसके बाद सूरज भी निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा बारी भी टिप टिप करके होने लगती है। तो उस कंडीशन में बरसात के छोटे छोटे बूंदों के साथ प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होती है। तो इस प्रकार क्या होता है? हमारा प्रकाश जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले कहानी की ओर आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, मानव नेत्र। बेला सर थोड़ा बबली को मत देखो इधर, है ना? ये आलिया को देख रहे हो क्या? तो आलिया के चक्कर में आपको मिलेगा कालिया, इसको मत ध्यान से देखिए। ये आपको समझाने के लिए लाए हैं, इसको देखने के लिए नहीं लाए हैं। तो दोस्तों इधर ध्यान से एक बार देखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न की तरफ देखिए ध्यान से। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? भाई मेरे आपको बताना है कि मानव नेत्र में जो हमारी आंखों में लेंस पाया जाता है, वो किस प्रकार की लेंस पाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे ये जो लेंस है, इसमें किस प्रकार की लेंस पाया जाता है। ये जो आंख है, इस आंख में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है बायोफोकल, तीसरा है अवतल और चौथा है बेलनाकार। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें चश्मा लगा दिए क्या? तो याद रखेंगे मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सी लेंस पाया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा सर उत्तल लेंस पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, उत्तल लेंस। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको आप अच्छे से बनाएंगे, उत्तल लेंस लगाया जाता है, मानव नेत्र में लगा रहता है। नेक्स्ट, अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मेरे भाई नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, वो कहां होता है? ये चीज हमें बताना है। पहला ऑप्शन अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, दूसरा है आपका नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, तीसरा सी में है आपका दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। भाई मेरे चौथा है डी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाता है? बाय ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। किस पे? तो भाई मेरे दृष्टिपटल किस पे होता है? दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना भी बोलते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा सर रेटिना, है ना, इंग्लिश में इसको दृष्टि पटल को क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। हमारी आंख की जो रेटिना होता है, दृष्टि पटल होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस जो हमारे आंख में लगी हुई लेंस रहती है उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। और ये लेंस जो रहता है किस प्रकार का रहता है, तो उत्तल लेंस का बना रहता है। और मेरे भाई आपका यही है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इस चीज को आप याद रखें, कभी भी प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन किरणों का पूछा जाए अधिकांश तो कहां होता है, तो आप याद रखेंगे रेटिना पर, दृष्टि पटल। वह ऑप्शन क्या होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। भाई मेरे 2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्लास को एंजॉय करिए, मजे से क्लास को देखिए और आप कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में फास्ट में अपना उत्तर देने का, है ना। तो देखेंगे कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। मेरे भाई कभी भी आप देखोगे कि नेत्र में अगर अचानक से कोई टॉर्च जला दे या कुछ कर दे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका आंख झलमला सा जाता है या फिर अंधेरा सा लगने लगता है, आंख बंद करने लगते हैं अचानक से। तो इसका जो नियंत्रण होता है ये कहाँ होता है, क्या पक्षमाभि पेशी द्वारा या फिर पुतली द्वारा या फिर कॉर्निया द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो भाई एक एक करके याद रखेंगे। पक्षमाभ पेशी द्वारा क्या होता है, पक्षमाभ पेशी द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये रहा आपका पक्षमाभ पेशी, यहां ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका पक्षमाभ पेशी बन रहा है और पक्षमाभ पेशी क्या करती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको नियंत्रण करती है। आप कहेंगे ये क्या होता है चीजें सर, मतलब कोई वस्तु कितनी दूर बन रहा है और कितनी नजदीक बन रहा है, इसको जो एक सामंजस्यता प्रदान करती है, इसको जो एक कंट्रोल करने का काम करती है, वो कौन करती है, तो पक्षमाभी पेशी। वो क्या करती है, तो पक्षमाभी पेशी किसी वस्तु के वक्रता त्रिज्या और सामंजन क्षमता का नियंत्रण, आप कहें सामंजन क्षमता का नियंत्रण, अगर सामंजन क्षमता का नियंत्रण करती है तो वो क्या करती है, आंख की कौन सी भाग, तो पक्षमाभ पेशी। पुतली क्या करती है मेरे भाई, आपको अभी जस्ट बताएं कि जब आप धूप में रहते होंगे कभी और अचानक से आप अपने कमरे में आते होंगे तो आपको कभी चक्कर सा लगने लगता होगा या फिर अंधेरा छा जाता होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आंख की पुतली जो होती है बच्चे, ये परितारिका इसको कंट्रोल करती है और परितारिका क्या करता है, आंख की पुतली को सिकुड़ने और फैलने में सहायता प्रदान करती है। जब हमारी आंख की पुतली धूप में रहते हैं तो ये क्या रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। जब अंधेरा में आते हैं तो क्या हो जाता है, इस अंधेरे वाले वस्तु को देखने के लिए आंख की पुतली को फैलना पड़ता है। तो हमारी आंख की पुतली को खुलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिस कारण हमें क्या होता है, अंधेरा सा एहसास होने लगता है। तो इस चीज का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली द्वारा होता है। ऑप्शन डी, बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए भाई मेरे सबसे सस्ता वाले प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। सारे बच्चे को, गली के सारे बच्चे को पता होगा, बाय ऑप्शन बी होगा गुरुजी 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर क्या होती है, सामान्य नेत्र की के लिए दूर बिंदु होती है। सॉरी दूर बिंदु है क्या भाई मेरे, दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, निकट बिंदु अगर पूछा जाए, माफ किया जाए बच्चे, निकट बिंदु अगर पूछा जाए आपसे, अगर भाई मेरे निकट बिंदु पूछा जाए तो निकट बिंदु कितनी होती है, तो आप कहोगे निकट बिंदु होती है गुरुजी 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नजदीक तक आप वस्तु को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और दूर बिंदु का तो कोई बात ही नहीं है बच्चे, दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। अभी हमारा प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, तो बाय ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान से इस चीज को आप समझ लेंगे। अगर आपको निकट बिंदु पूछा जाए तो उसका भी आंसर मिल गया 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु पूछा जाए तो उसका भी आंसर आप जवाब देंगे अनंत होता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। भाई मेरे वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण क्या होता है, अधिक प्रकीर्णन करता है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक शॉर्ट आपको लॉजिक लगाना है, कौन सा, तो बेजानी, बे जा नी, ह पी ना और ला, है ना मेरे भाई। ये गीत को आपको थोड़ा सा याद रखना है, आप इसको गीत ना कहें,
तो बेटर है। ये आपकी क्या है, एक अच्छी सी कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, चीजें याद होने वाली है। तो भाई मेरे ये क्या होता है, बेजानी, हॉफी, नाला, बैगनी होता है, बैगनी। नेक्स्ट क्या होता है, जामुनी, जामुनी जिसको आप इंडिगो भी बोलते हैं। नीला होता है, हरा होता है, और ये पी क्या होता है, तो पीला होता है। और आपका ये क्या होता है, तो नारंगी, नारंगी। और ये आपका लाल, ये आपका क्या होती है, तो लाल होती है। तो दोस्तों इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा कि आपका वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्राकीर्णन करता है। तो प्राकीर्णन को याद रखने के लिए एक आपको अच्छा सा कंसेप्ट दे देते हैं। आप एक चीज याद रखेंगे, जिसका तरंग दैर्ध्य, जिसका क्या मेरे भाई, तरंग दैर्ध्य, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा, जितना क्या होगा, अधिक, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्राकीर्णन क्या होगा, उसका प्राकीर्णन क्या होगा, प्राकीर्णन, उसका प्राकीर्णन उतना ही क्या होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्राकीर्णन उतना ही कम होगा, उसका प्राकीर्णन क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक उसका प्राकीर्णन क्या होगा मेरे भाई, उतना ही कम होगा। तो आप जानते होंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इसका मतलब इसका प्राकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। ये सबसे कम क्या होगी, अपनी डायरेक्शन से भटकेगी। मतलब आप दोस्तों लाल रंग को देखोगे तो ये लाल रंग आपके आंखों तक जल्दी से पहुंच जाते हैं बिना भटके हुए। लेकिन अन्य सारे प्रकाश की किरणों को देखेंगे, अन्य रंगों के, वो क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित का मतलब क्या, भटकना, चितर जाना, है ना, फैल जाना, ये होता है। तो लाल रंग का प्रकाश की किरण बहुत कम फैलती है, मतलब क्या, इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ। तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका प्राकीर्णन सबसे कम। अभी पूछा गया है कि कौन सा वर्ण का प्राकीर्णन अधिक होता है, अधिक। तो भाई मेरे इसमें क्या होगा, तो बैगनी का प्राकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर बोला जाए तो किसका होता है प्राकीर्णन, बैगनी का। प्राकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का। तो इस प्रकार से आपका प्राकीर्णन क्या होते जाता है, घटते जाता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, घटते जाता है। और इधर की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ते जाएगा। तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है मेरे भाई, तो ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, क्या, तो तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्राकीर्णन क्या होगा, प्राकीर्णन, प्राकीर्णन बढ़ेगा। नीचे तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्राकीर्णन बढ़ता है। नीचे आने पे तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, जितना नीचे आएंगे उतना तरंगदैर्ध्य बढ़ता चला गया प्रकाश का, जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या हो गया, प्रकाश के रंगों का प्राकीर्णन बढ़ते गया। तो सबसे अधिक प्राकीर्णित क्या होता है, बैगनी रंग, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला सबसे अधिक। तो इसमें भाई मेरे क्या है, तो आपको देखेंगे बैगनी नहीं है, नारंगी नहीं, लाल नहीं, तो नीला है, नीला है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टिक कर लिया जाए, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि ये अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई नीला रंग का प्राकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए आसमान का रंग क्या दिखता है, तो हमें नीला दिखता है। इसका क्या कारण है, तो प्रकाश के प्राकीर्णन के कारण। क्या होती है, प्रकाश की प्राकीर्णन सबसे अधिक होती है, ये सबसे ज्यादा फैलता है वातावरण में। अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। एक साधारण, क्या है बच्चे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो मेरे भाई एक साधारण प्रिज्म जो होती है वो कितने सतहों से घिरी रहती है। तो ध्यान देंगे, एक साधारण प्रिज्म क्या 3 सतह से या 4 सतह से या 5 सतह से, आप याद रखेंगे सर 5 सतह से। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे मेरे भाई फटाफट से कि गुरुजी 5 सतह से घिरा रहता है एक साधारण प्रिज्म। आप देख सकते हो क्या कितना फेस है, गिन के देखो, 1 है, पीछे से 2 हुआ, इधर से 3 हुआ, इधर से कितना 4 हुआ, और नीचे जो बेस है आपका आधार वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक साधारण प्रिज्म जो होती है मेरे प्यारे भाई वो कितनी सतहों से, 5 सतहों से घिरी होती है। अगर आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने के बाद कितने रंगों में बट जाती है, तो मेरे प्यारे भाई आप देख सकते हो कितने रंगों में, तो 7 अवयवी रंगों में बट जाती है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
ये जो 7 रंगों में आपको बटा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश क्या होता है दोस्तों, चाहे वो बारिश की बूंद में हो या फिर एक प्रिज्म से गुजारने के बाद श्वेत प्रकाश हो, तो वो क्या करता है, 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। मेरे भाई पहले ही आपको बता दिए कि आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है, तो आप जवाब देंगे गुरुजी हमें पता है पक्षमावी पेशियां। कौन करती है, तो पक्षमावी पेशियां, पक्षमावी मांसपेशियां क्या करती है, वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है, तो आप कहेंगे पक्षमावी पेशियां। दृष्टि पटल पे क्या होता है मेरे भाई, दृष्टि पटल क्या है, ये रेटिना है, बोलचाल में इसको रेटिना अच्छे से लोग समझता है, रेटिना बोला जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दृष्टि पटल, तो रेटिना पे क्या होता है, किसी वस्तु का क्या बनता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब। नेक्स्ट है परितारिका। मेरे प्यारे भाई ये परितारिका को आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइरिस। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। और ये परितारिका क्या करती है, आंख की, तो परितारिका आंख में आंख की पुतली को नियंत्रित करती है। क्या करने में, सिकुड़ने और फैलने में। परितारिका किसको मदद करती है, तो परितारिका जिसको हम आइरिस बोलते हैं, ये मदद करती है किसको, तो पुतली को, आंख की पुतली को, कि आंख की पुतली को फैलने और सिकुड़ने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि प्रकाश जब हमारे आंखों पे पड़ता है तो पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और पुनः जब नॉर्मल हो जाता है तो पुतली का फैलकर अधिक फैलना ही अच्छी होती है जब हमको वस्तु दिखाई देती है ना। तो पुतली, तो ये पुतली को क्या करती है, परितारिका कंट्रोल करने का काम करती है। तो पुतली तो आप समझ गए कि प्रकाश को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। भाई मेरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, देख लेंगे ध्यान से एक बार। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के द्वारा, तीसरा है अवशोषण के कारण, और चौथा है अपवर्तन के कारण। दोस्तों अभी तुरंत हम एक प्रश्न पढ़े, प्रकाश का प्राकीर्णन सबसे अधिक किसकी होती है, तो नीली रंग की, है ना। इसलिए आसमान का रंग नीला भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ बादलों का रंग आप देखेंगे तो आपको उजला दिखाई देता है। तो भाई एक ही बात है, फंदा वही है। अगर आसमान का रंग नीली दिखाई दे या फिर उजला दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश का क्या हुआ है, अधिक फैला हुआ है, मतलब प्राकीर्णन क्या हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। और प्राकीर्णन सबसे ज्यादा हम किसको जानते हैं, नीला रंग का। और यहाँ पे उजला रंग का भी प्राकीर्णन होने के कारण ही क्या हुआ है, तो बादलों का रंग उजला दिखाई पड़ती है। तो किसके कारण, तो बादलों का रंग जो उजला दिखाई देती है वो भी प्राकीर्णन के कारण। वो भी किसके कारण, तो मेरे प्यारे भाई आप जवाब देंगे कमेंट में, प्राकीर्णन के कारण। बाय ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बी राइट आंसर हो जाता है। लॉक किया जाए बाय ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही मजेदार प्रश्न, भाई साहब जवाब दीजिए फटाफट से इसमें, नहीं तो पीटे जाओगे घर वालों के द्वारा। पहला ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, नेक्स्ट है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आप कहेंगे भैया पहले ही सर बता दिए हैं, हम सुने थे गौर से, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाती है, हमारी आंख की रेटिना, जिसको हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, है ना। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा अगर पूछा जाए कहाँ बनता है, तो ये दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो दृष्टि पटल पे बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, तो गुरुजी आप कहोगे रेटिना बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत ही आप लोग मजे कर रहे होंगे सेशन को, है ना। तो ये क्या होता है, हमारी आंख पे वास्तविक उल्टा तथा छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, तो आप जवाब देंगे रेटिना को। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। भाई मेरे विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। आप देखते हो कि हमारी आंख के रेटिना पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे में तो सारी दुनिया उल्टा दिखने लगेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो विद्युत सिग्नल होता है ना हमारे मस्तिष्क के द्वारा, ये जो विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो यही एक विद्युत सिग्नल है जो हमारी आंख के रेटिना पे वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब भले ही बनती है, बट उसको सीधा देखने की जो संवेदना प्राप्त होती है वो किसके द्वारा, तो यही विद्युत सिग्नल के द्वारा। और ये विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो आप याद रखेंगे, क्या दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा, या मांसपेशियों द्वारा, या फिर कछाव द्रव द्वारा, या फिर सामान्य स्नायु द्वारा। तो आपका जो ये विद्युत सिग्नल
आपका जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बट इसको सीधा देखने की मस्तिष्क द्वारा जो संवेदना प्राप्त होती है वो किसके द्वारा, तो ऐसा सिग्नल भाई मेरे, ऐसा सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। भैया ये प्रश्न कैसा है ना, एक छोटू जो छोटा बच्चा होगा ना वो भी बना सकता है ऐसे ऐसे प्यारा सा प्रश्न को। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको तो ये चीज पता है, रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो वो तो वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन प्रश्न आपका रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, ये बनता किसके द्वारा है, तो भाई मेरे परितारिका द्वारा या पक्षमावी पेशियां या फिर अभिनेत्र लेंस या फिर कचाव द्रव। तो ये जो बनता है आखिर रेटिना पे ही बनता है, लेकिन किसमें रेटिना होता किसमें है, तो ये अभिनेत्र लेंस किसमें होता है, तो हमारे लेंस में होता है रेटिना, अभिनेत्र लेंस। तो बाय ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाय ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, मेरे भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है, क्या कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, पुतली होता है, आइरिस होता है। हमने पहले ही बताया कॉर्निया क्या होती है, तो कॉर्निया हमारे आंख में प्रकाश जो सबसे पहले प्रवेश करती है तो वो किसके द्वारा, तो कॉर्निया के द्वारा। पहली बार प्रकाश मतलब पहले जो प्रकाश प्रवेश करती है वो किससे होके, तो आप याद रखेंगे प्रकाश जो हमारे आंख में पहुंचती है वो किसके माध्यम से, तो कॉर्निया से होकर के पहुंचती है। रेटिना पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे क्या होता है, तो याद रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब। पुतली द्वारा क्या होता है, तो सामंजन क्षमता की, पुतली द्वारा क्या होता है मेरे भाई, पुतली द्वारा क्या होता है कि प्रकाश का नियंत्रण, प्रकाश का क्या होता है, नियंत्रण, है ना। पुतली क्या करती है, प्रकाश को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। आइरिस क्या करता है, आइरिस तो भाई मेरे आइरिस पुतली का कंट्रोल करती है कि पुतली को सिकुड़ने और फैलने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, तो रेटिना कहते हैं। इस चीज को आप याद रखें। अगला प्रश्न, अगला है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, सेम प्रश्न 2013, 14, 21, है ना। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई मेरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं या परितारिका कहते हैं या पुतली कहते हैं या दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल को ही तो हम आपको बताएं कि रेटिना कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने की बात है, रेटिना ही हमारा क्या है, दृष्टिपटल है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, उल्टा के पूछा गया तो जवाब देंगे आप ऑप्शन डी हो जाता है, दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की बात हो तो बच्चे रेटिना पे बनता है, मतलब क्या, दृष्टिपटल पे। अगला प्रश्न, अगला है आपका, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। मेरे भाई वस्तु को अगर हटा लिया जाता है तो प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रेटिना पर रहता है, क्या 1/10 सेकेंड या 1/20 सेकेंड या 1/16 सेकेंड या 1/5 सेकेंड। तो भाई मेरे 1/16 सेकेंड, बाय ऑप्शन सी, 1 कितना, तो 16 सेकेंड तक क्या रहती है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब ठहरा रहता है, टिका रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। मेरे प्यारे भाई आप देखते होंगे, है ना, आप देखते होंगे, है ना, बबनी लोग को, जोटा लोग को देखते होंगे, क्या करती है, ऐसे करके आंख में लगाती है ना, वो क्या होता है ना, यही रंगीन वाला भाग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे अगर होंगे तो आप कहोगे सर इसको कॉर्निया नहीं, रेटिना नहीं, परितारिका कहते हैं, परितारिका। प्यारा सा नाम इसका क्या है दोस्तों, आइरिस, आइरिस, आइरिस। और ये क्या होता है, भिन्न भिन्न कलर की, है ना, भिन्न भिन्न कलर का होता है, अलग अलग कलर, भिन्न भिन्न रंग की, भिन्न भिन्न रंग की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। तो आप देखते होंगे बड़ा ही प्यार से इसको सेट किया जाता है आंखों में, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, यही होता है बच्चे आइरिस, यही क्या होता है, हमारी आइरिस होती है, आइरिस होती है। जो क्या होता है, तो यही प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, परितारिका, दैट मींस आइरिस हो जाता है। ये आइरिस क्या होता है, अलग अलग कलर की होता है, जो आप देख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है।
मेरे प्यारे भाई मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, फैल जाती है? तो आपको पहले ही बताएं, पुतली को फैलने और सिकुड़ने में जो सहायता प्रदान करती है वो क्या होता है, तो वो आपका देख लेंगे, क्या कॉर्निया होता है या परितारिका होता है या एडिस होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। मतलब मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो किसकी शीतलता से? प्रकाश जो एंट्री मारता है वो किससे होके, कॉर्निया से होके। तो इसकी शीतलता से ही पूर्ण रूप से क्या होती है मेरे भाई, फैलती है प्रकाश। तो ऑप्शन ए आपको लॉक किया जाए। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्रपटल, डी रेटिना। तो भाई मेरे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, परितारिका। परितारिका जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, आइरिस जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। बार बार वही प्रश्न दोहरा के आ रहा है ना दोस्तों। 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आपका इस चैप्टर से क्या होता है, पूछा जाता है, इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को अच्छे से आप एंजॉय करिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। भाई मेरे एक ही कंसेप्ट याद रखना है, क्या जो दिखते हैं वो ही क्या होता है, दोष होता है। तो अगर बच्चे यहाँ पे दूर दृष्टि दोष की बात हुआ है, तो जो दिखता है यानी दूर का वस्तु अगर दिखेगा, दूर का वस्तु अगर दिखेगा, दूर का वस्तु अगर दिख रहा है, अगर मेरे भाई आप जानते हैं दूर का वस्तु अगर दिख रहा है तो इसमें कौन सा दोष होगा, तो थोड़ा सा समझ में चीजें उल्टा लगेगा, है ना, लेकिन कहानी यही याद रखना है, जो दिखता है वही दोष होता है। तो दूर की वस्तु अगर दिख रहा है तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष ही है, दूर दृष्टि दोष ही होगा उस आंख में। उस आंख में कौन सी दोष, तो जहां की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु दिख रहा है, कहां की वस्तु, दूर की वस्तु दिख रहा है। तो दूर की वस्तु अगर भाई मेरे दिख रहा है तो आपकी आंख में कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो जाहिर सी बात है जो दोष होता है वही वस्तु दिखता है, जो वस्तु दिखता है वही दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ की वस्तु को देख सकता है, तो भाई ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, दूर की वस्तु। आप कहेंगे गुरुजी हमें समझ में आ गया, जहां की वस्तु दिखता है वहीं आपके आंख में क्या होता है, दोष होती है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है आपका, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। लॉजिकल प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, मेरे प्यारे भाई उल्टा दिमाग लगे, उल्टा आपको दिमाग लगाना ऐसे प्रश्न में। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ का दिखेगा उसको, दूर का। आप जवाब देंगे अगर निकट का वस्तु आपका आंख नहीं देख सकता है तो इसका मतलब कहाँ का वस्तु को देख सकता है, तो दूर के वस्तु को। अगर दूर के वस्तु को देख सकता है तो आपको अभी सर बताएं कि जहां का वस्तु दिखता है वहीं दोष होता है, तो इसका मतलब इसके आंख में कौन सा दोष होगा, तो आप कहेंगे सर दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कौन सी दोष होगा, तो दूर दृष्टि दोष। कौन सी दोष, तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। चलिए सर अगले प्रश्नों की ओर। प्यारा सा प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भाई मेरे द्विफोक्सी लेंस जो होता है वो क्या होता है, उसमें दो लेंसों से मिलकर बना होता है, एक क्या उत्तल, याद रखेंगे, और दूसरा क्या होता है बच्चे, अवतल। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अवतल। तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जो होता है वो कौन से दृष्टि दोष वाले लोग के नेत्र में इस प्रकार का चश्मा या लेंस उपयोग किया जाता है, क्या निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के, या दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर मोतियाबिंद। तो मेरे प्यारे भाई ये याद रखेंगे आप हम अच्छे से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। राइट आंसर जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष वाले आंख में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जो कि उत्तल और अवतल से बना रहता है। अगला प्रश्न, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। कभी कभी कुछ अधिक उम्र वाले बुजुर्ग है ना, दादाजी को आप देखते होंगे तो उसका आंख कैसा लगने लगता है, दुधिया और धुंधला। तो जब उसका आंख दुधिया और धुंधला दिखने लगता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो आप जवाब देंगे मोतियाबिंद। अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आप कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने का कि ये क्या होता है, तो मोतियाबिंद। क्या होता है मोतियाबिंद, जब क्या होता है अधिक उम्र हो जाती है तो आंख की पुतली धीरे धीरे धुंधला और दुधिया दिखने लगती है, जिसका नाम होता है बच्चे क्या, मोतियाबिंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वो तो आप पहले ही जान चुके हैं, लाल रंग का। किस रंग का मेरे भाई? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक होता है। क्या पीला का, बैंगनी का, लाल का, हरा का? तो आप कहेंगे सर अच्छे से हमको समझ में आ गया, बाय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का भाई मेरे क्या होता है? विचलन न्यूनतम होता है। तो आपको विचलन और पराकीर्णन की बात बोला जाए तो दोनों क्या होता है? विचलन याद रखेंगे, विचलन और पराकीर्णन। मेरे प्यारे भाई, विचलन और पराकीर्णन दोनों एक ही बात होती है। विचलन का मतलब ये होता है रास्ते से भटक जाना, विचलित हो जाना, और पराकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना, चितर जाना। तो ये दोनों एक ही शब्द होता है। आपको एक ही चीज याद रखना है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका पराकीर्णन उतना ही कम होगा। तो आप क्या जानते हैं? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका मतलब लाल रंग का पराकीर्णन और विचलन भी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि न्यूनतम, कम। तो कम क्या होगा भाई मेरे? लाल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और विचलन के साथ साथ अगर प्रश्न आपको बदल के पराकीर्णन भी पूछा जाए तो पराकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो आप जवाब देंगे लाल रंग का। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं? मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लेंगे इसको कि निर्गत किरण और क्या आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, या फिर विचलन कोण कहते हैं, या फिर निर्गत कोण कहते हैं, या फिर प्रिज्म का कोण कहते हैं? तो भाई मेरे इसको निर्गत कोण कहते हैं। कौन सी कोण? तो निर्गत कोण। याद रखेंगे कि किसी प्रिज्म में आपतित किरणों और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो आप जवाब देंगे निर्गत कोण कहते हैं गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, एक बार नजर मार लीजिए, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलिया दर्पण या प्रिज्म? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है? एक प्रिज्म कर सकता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किससे के माध्यम से हो सकता है? एक प्रिज्म के माध्यम से हो सकता है और एक जल के बूंद के माध्यम से भी हो सकता है, बट हमारा आंसर यहाँ पे है प्रिज्म। अगला प्रश्न नेक्स्ट है सर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई, ऐसा प्रश्न आप चाहो तो जवाब दे सकते हो, है ना। नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो तो बच्चे आप जानते हो, नीला रंग किसके कारण आकाश का दिखता है? पराकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो पराकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न, अगला है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या बच्चे? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है दोस्तों, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, अगर अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहा जाए, तरंगदैर्घ्य है मेरे प्यारे भाई, तरंगदैर्घ्य। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य प्रकाश का कौन से प्रकाश का होता है? कौन से रंग का? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका है? प्रकाश का। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लाल रंग का है, जो कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है ना, 380 नैनोमीटर। 380। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कौन सी होता है? तो 380 नैनोमीटर होता है। और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया? किसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? न्यूनतम होगा, सॉरी माफ किया जाए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो न्यूनतम बैगनी का होता है। किसका होता है तरंगदैर्घ्य? न्यूनतम तो बैगनी का होता है। और बैगनी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है कितना है तरंगदैर्घ्य? तो 380 नैनोमीटर। अगर अधिकतम तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो अधिकतम किसका होता है? लाल का होता है। अधिक किसका होता है? लाल का। और कितना होता है? तो 700, अगर प्रश्न पूछा जाए नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होता है मेरे भाई, अधिकतम तरंगदैर्घ्य वो लाल का होता है। कितना? तो 700 नैनोमीटर। लेकिन न्यूनतम की बात किया गया है यहाँ पे, ये बैगनी का होता है। और कितना होता है? तो 380 नैनोमीटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? भाई मेरे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, कांच की सिलाई, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का ही। तो कोई भी बता सकते हैं बच्चे, प्रिज्म का उपयोग होता है।
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो पर्दे पे 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रंगपट या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या होना जरूरी होता है? प्रिज्म। जब हम प्रिज्म से प्रकाश की किरण को भेजते हैं, जब जैसे एक प्रिज्म लगा रहता है, इससे हम कोई प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तभी जाकर के क्या होता है? ये 7 रंगों में बट जाता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो भाई मेरे इसका आंसर हो जाएगा नीला, हरा, लाल। ये तीनों का तीनों क्या है? प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। आप एक बार ध्यान दे देंगे यहाँ पे, जैसे इसको हम एक ट्रेंगल लेकर के समझा रहे हैं, लाल, हरा और ये है आपका नीला। ये है आपका क्या? नीला। यहाँ पे है पीला, पीला, मेजेंटा, मेजेंटा और यहाँ पे है बैगनी। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? बैगनी। ये है बैगनी। और बीच में आपको क्या रखते हैं? व्हाइट को, उजला को। बीच में किसको रखते हैं? उजला, उजला। तो अब इस चीज को समझिए, जब लाल और बैगनी मिलता है तो उजला, जब हरा और मेजेंटा मिलेगा तो उजला, जब पीला और नीला मिलेगा तो उजला। लेकिन मेरे भाई ये प्राथमिक रंग कौन कौन हो जाता है? तो प्राथमिक रंग आप याद रखेंगे, लाल होता है, हरा होता है और क्या? नीला होता है। ये आपका प्राथमिक रंग है। और द्वितीयक रंग क्या हो जाता है? तो पीला हो जाता है, मेजेंटा हो जाता है, बैगनी हो जाता है और इनसे जो बनता है तृतीयक रंग आपका उजला हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये चीज आपको याद रखना है, जब लाल और आपको किसको? नीला को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मेजेंटा। देख सकते हैं इसको, लाल और किसको? नीला को डायरेक्ट मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा। और जब आप लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा। जब आप हरा और नीला को मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा। एक बार इधर से देख लिया, हरा और मेजेंटा को, हरा मेजेंटा उजला, लाल बैगनी उजला बनेगा, पीला नीला उजला बनेगा। तो इस तरह से प्राथमिक रंग आपको आशा करते हैं कि याद हो गया होगा, लाल, हरा, नीला। यहाँ देखिए नीला, हरा, लाल, तो ये सबका सब क्या है? इनमें से सभी प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो मेरे प्यारे भाई श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। लाल है यहाँ पे, पीला है यहाँ पे, बैगनी है यहाँ पे, नीला है। अगर बैगनी नहीं होता तो हमारा जवाब नीला होता। बट मेरे भाई आपको बेजानी हफी नाला को अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। उसमें आपको पता है कि बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है? बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। जब हम किसी प्रिज्म से होकर क्या करते हैं दोस्तों? किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे अधिक जो विचलित होती है ना, सबसे अधिक जो विचलित होती है वो क्या होता है? सबसे अधिक जो विचलित होती है वो क्या होता है? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेजानी हफी नाला से याद रखना है। इसको किससे याद रखना है? तो मेरे प्यारे भाई बेजानी हफी नाला से आपको चीजों को याद रखना है। बेजानी हफी नाला। तो इसमें देखते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का विचलन क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसका मतलब इसका विचलन क्या होगा? सबसे कम। कम विचलित हुआ है, क्या हुआ है? विचलित कम हुआ, मोड़ा कम है। लेकिन आप देख रहे हो सबसे अधिक अगर विचलन किसी का हुआ है तो वो क्या है? बैगनी। सबसे अधिक अगर किसी का विचलन हुआ है तो वो क्या है? बैगनी। अब आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि इसमें क्या कहा गया है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? तो भाई मेरे आपका प्यारा सा जवाब रहेगा कि बैगनी। क्या हो जाता है? तो बैगनी। तो यहाँ पे आपका बैगनी हो जाता है, राइट ऑप्शन सी। चलिए लॉक किया जाए। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? मेरे भाई प्रदीप्त का मतलब होता है देखने पर। अगर नीले वर्ण मतलब नीले रंग या नीले रंग की प्रकाश से हरे वर्ण के वस्तु को देखा जाएगा तो वस्तु का रंग कैसा दिखेगा? क्या हरा या काला या नीला या पीला? तो याद रखेंगे ऐसी स्थिति में जो दिखता है वो काला, काला। अगला प्रश्न याद रखना है बच्चे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। कौन रंग है जिसका खतरे के लिए सिग्नल में उपयोग होता है? मेरे प्यारे भाई जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो हमारे आंखों तक जल्दी पहुंच जाता है। और जल्दी पहुंचता कौन सा कलर है? लाल रंग। कौन सा रंग? तो लाल रंग। नीला होगा क्या? नहीं, प्रकिरलित हो जाता है ज्यादा, इसका भी विचलन ज्यादा है। लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का है, इसीलिए इसका खतरे के संकेत के लिए उपयोग किया जाता है। किसके संकेत के लिए? तो भाई मेरे खतरे के संकेत के लिए। अगला प्रश्न
नेक्स्ट है आपका तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। मेरे भाई प्रकाश का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के कौन सी घटना पे आधारित है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के प्राकिरण। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश, तारों का जो टिमटिमाना है, तारा जो आपको टिमटिमाते हुए नजर आता है वो किसके कारण, तो वो है आपका प्रकाश के अपवर्तन, बाय ऑप्शन ए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना देखने को मिलता है। आपको याद होगा पिछले सेशन में हम बताए होंगे कि तालाब का गहरा प्रतीत नहीं होना, मतलब तालाब के पानी का गहरा प्रतीत नहीं होना या फिर सिक्का का पानी में उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब का सब किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। मेरे भाई कौन से परिघटना के कारण, परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन या प्राकिरणन या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्राकिरणन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिसके कारण क्या होता है 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। अगला नेक्स्ट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है या दिखता है। तो भाई मेरे आपको सीधे याद रखना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। आप भी कहेंगे जी गुरुजी हम कमेंट में बोल चुके हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, आपको टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। मेरी प्यारे भाई, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। क्या प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्राकिरणन। तो मेरे प्यारे भाई, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता को ही तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्राकिरणन, राइट ऑप्शन डी लॉक किया जाए। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश का प्राकिरणन। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ऐसा प्रश्न बाबू पूछा जाता है, देख सकते हैं आप। तो तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है तो मेरे भाई एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का आप भी कोशिश करेंगे दोस्तों, एंजॉय करते रहिए। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या है, बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, ऐसा प्रश्न आप जवाब दोगे, है ना। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्राकिरणन को कहा जाता है, इसका भी आप चाहो तो जवाब दे सकते हो। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्राकिरणन को टिंडल प्रभाव ही तो कहा जाता है, ऑप्शन ए लॉक किया जाए। दोहरा दोहरा के मारने वाला प्रश्न सब है बच्चे, ये सब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न ही मिलता है। परावैंगनिक प्रकाश में वस्तुओं को देखना, तो परावैंगनिक प्रकाश में वस्तुओं को देखना क्या हो जाता है मेरे भाई, कठिन हो जाता है, क्योंकि परावैंगनिक प्रकाश का प्राकिरणन क्या होता है, परावैंगनिक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए कठिन हो जाता है ये। नेक्स्ट, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्राकिरणन को कहा जाता है, ये प्रश्न का आंसर हो चुका है टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर रहता है, तो ये भाई मेरे 2 मिनट का अंतर रहता है, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। ऑप्शन बी इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है, क्या 10 वर्ष वाले ही व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं या 25 वर्ष या 60 वर्ष। तो भाई मेरे इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है, जो क्या है पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी उम्रों के व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ये आपका याद रखने की चीजें हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। तो भाई मेरे नीला और हरा प्रकाश को मिलने पर किस रंग का प्रकाश, तो आपको हम एक त्रिभुज के माध्यम से दिखा चुके हैं, उसको जाके देख लेंगे। तो आपको सयान, कौन सी प्रकाश, तो सयान मतलब क्या, सयान का मतलब बैगनी, बैगनी होता है दोस्तों सयान। तो राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या फिर पक्षमाप द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। दोस्तों पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी
को जो नियंत्रित करती है, उसको जो परिवर्तन किया जा सकता है उसमें कहाँ के द्वारा, पक्षमाप पेशी द्वारा। कहाँ दो, किसके द्वारा, तो पक्षमाप पेशी। तो बाय ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न भाई मेरे, सभी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो देखोगे एड्स से पीड़ित, या फिर दमे से पीड़ित, या फिर मधुमेह से पीड़ित, या फिर चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। अरे मेरे भाई चश्मा तो हम भी पहनते हैं, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाता है एड्स से पीड़ित। एड्स से पीड़ित, किससे पीड़ित, तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वो नेत्रदान नहीं कर सकते, बाकी कोई भी बीमारी है तो आप नेत्रदान कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं। मेरे भाई रंगों के बैंड को, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना। ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम। जब प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को पर्दे पे देखा जाता है तो भाई मेरे 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। उसी रंगीन पट्टी को वर्णपट या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ऐसा प्रश्न हम समझाए हुए हैं पहले भी। नेक्स्ट, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह से लेंस से दोष का निवारण होता है। तो किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है जब अबिंदुकता वाले व्यक्ति होता है। क्या अवतल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस, या फिर उत्तल लेंस, या फिर द्विफोक्सी लेंस। तो भाई मेरे अबिंदुकता के निवारण के लिए लेंस जो लगाया जाता है, किसके निवारण के लिए, अबिंदुकता के निवारण के लिए चश्मे में जो लेंस उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, बेलनाकार लेंस। बाय ऑप्शन इसको लॉक किया जाए। और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे अवतल लेंस कौन से मतलब दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, आंख के कौन सी दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे, अवतल लेंस। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो मेरे प्यारे भाई आंख की पुतली जो कार्य करती है, क्या दृक् तंत्रिका के भांति, या फिर पुतली के भांति, या फिर परितारिका के भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक के भांति। तो आंख की पुतली जो कार्य करती है वो मेरे भाई परिवर्ती द्वारक के भांति। बाय ऑप्शन डी लॉक किया जाए और थोड़ा सा सांस ले लिया जाए, है ना मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, फटाफट से 50 क्वेश्चन का शॉर्ट रिवीजन कर डाले, है ना दोस्तों। आज से आपसे हम ये आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और सबसे पहले आपको दीपावली की, दीपों की पर्व दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, है ना। आपकी ज़िंदगी में दीपावली खुशहाल मने और आप उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सेशन को अच्छे से एंजॉय करेंगे और फिर जा करके आप अच्छे से दीपावली मनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।